हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं PYQ सीरीज़ नंबर 13 की, जिसके अंदर की हम लर्निंग एनवायरनमेंट एंड पिलर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने डिटेल डिस्कशन पहले ही कर लिया है। आज हम सिर्फ इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चंस की बात करेंगे कि यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन इस चैप्टर या इस यूनिट से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी डू नॉट इंक्लूड, यानी कि कक्षा प्रबंधन में सीखने की गतिविधि शामिल में नहीं है। जब भी हम कक्षा प्रबंधन और सीखने की गतिविधि की बात करते हैं तो इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इसके अंदर शामिल नहीं होता है, वो आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया। सेकंड है आपका मटेरियल मैनेजमेंट, सामग्री प्रबंधन। थर्ड है आपका कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, छात्रों में प्रतिस्पर्धा। एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। तो कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर हमारा कंपटीशन अमंग स्टूडेंट नहीं आता है। क्यों? अगर हम बात करते हैं कक्षा प्रबंधन की तो यहाँ पर हमारी प्रोसेस ऑफ असेसमेंट भी चलती है। तो हम क्लासरूम के अंदर कौन सी असेसमेंट करते हैं? क्लासरूम के अंदर हम करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी असेसमेंट होती है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। और इसके साथ साथ हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट यहाँ पर करते हैं, समेटिव असेसमेंट करते हैं, बट वो तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड होती है। बट जब हम इन द क्लासरूम के अंदर जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जैसे पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ एक क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हैं और उसके बेसिस पर हम उनको इवेलुएट कर रहे हैं, तो वो आ जाती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये है एक तरह का क्लासरूम के वातावरण में जब हम कक्षा प्रबंधन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक मेन फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि सामग्री प्रबंधन। तो जब भी हम क्लासरूम में टीचिंग करवाते हैं या क्लासरूम की लर्निंग एक्टिविटी हो रही होती है तो वहाँ पर हमारा सामग्री प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमने किस टाइम पे बच्चों को ब्लैक बोर्ड का यूज़ करवाना है, किस टाइम पे हमने उनको कोई ग्लोब दिखाना है और किस टाइम पर हमने उनको क्या करना है, क्वेश्चन पुट करने हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सामग्री प्रबंधन के अंदर आ जाते हैं। फिर है आपका कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। तो हमारा ये गोल कभी भी नहीं होता है लर्निंग एक्टिविटी के दौरान कि बच्चों के अंदर क्या करें, उनके बीच में कंपटीशन करवाए। तो आपका आंसर का क्या आ जाएगा इसमें से, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी, कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉजिटिव एंड एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि सकारात्मक और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार। सेकंड है आपका प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करे। थर्ड है आपका कोऑपरेटिव, यानी कि सहयोगात्मक। फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? पहली बात तो ये कि क्लासरूम में क्या होनी चाहिए, एक तरह की पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स का भी, टीचर का भी। एंड एज पर द नीड ऑफ द लर्नर, और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ही हमारा क्लासरूम का वातावरण होना चाहिए, जिससे कि बच्चे सेफ फील करे और इसके साथ साथ वो कंफर्टेबली वहाँ पर पढ़ सके। तो यही हमने बात की थी जब हमने कहा था कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को सेफ फील हो, सपोर्टेड फील करे, मोटिवेटेड फील करे, एनर्जी फील करे। ठीक है, फिर है इसके बाद है आपका नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट यानी कि कक्षा के वातावरण में क्या होता है, हमें बच्चों को फीडबैक भी देना होता है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चों के अंदर, है ना, कि बच्चे भी खुद से अपनी चीज़ों को कह सके टीचर के पास, है ना। इस तरह की चीज़ें क्लासरूम के अंदर होनी चाहिए। फिर है आपका कोऑपरेटिव का, जहाँ पर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चों से हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी है, समूह में लर्निंग करवानी है, ग्रुप लर्निंग करवानी है बच्चों से। ठीक है, पीर लर्निंग करवानी है। तो ये सारी हमारी कोऑपरेटिव यानी सहयोगात्मक लर्निंग के अंदर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, क्योंकि सभी ही ज़रूरी होते हैं कक्षा का वातावरण बनाने के लिए, है ना, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लर्निंग टू नॉट मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जानने के लिए सीखने का अर्थ निम्नलिखित को छोड़कर सभी है। इसमें से अब आपने एक ऐसी चीज़ बतानी है जो इसमें से आपके लर्निंग के साथ नहीं है। ठीक है, सीखने का जो अर्थ नहीं बता रही है उसके बारे में आपने बताना है।
फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी स्किल, स्मृति कौशल का विकास। सेकंड है आपका एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि व्यवहारिक कौशल का अधिग्रहण। थर्ड है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच का विकास। फोर्थ है आपका हैविंग अ क्रूशियस माइंड यानी जिज्ञासु मन का होना। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, लर्निंग टू नॉट मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जानने के लिए सीखने का अर्थ निम्नलिखित को छोड़कर सभी है। तो इसमें से क्या है, एक आपने ऐसा बताना है जो सिर्फ जानने से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो ये क्यों आ जाता है आपका एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि व्यवहारिक कौशल का अधिग्रहण। तो हमने यहाँ बात किसकी की थी, लर्निंग टू नो मीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग, लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, सीखना क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी स्किल, तो सीखने से क्या होता है, हमारी जो स्मृति कौशल है उसका विकास होता है। फिर हमने बात की थी व्यवहारिक कौशल का अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल। अब प्रैक्टिकल स्किल हमारे को कहाँ से आती है, लर्निंग से थोड़ी ना आएगी। प्रैक्टिकल स्किल कब आएगी, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब जब हम लर्न कर रहे हैं ना, लर्न करते हैं, जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हम उसके फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो क्या आ जाता है, हमारे जानने के लिए सीखना एक बहुत, जब हम सीखने के लिए कोई चीज़ करते हैं है ना, या किसी चीज़ को जानना होता है हमने, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड हैविंग अ क्रूशियस माइंड। अब जिज्ञासु मन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी किसी चीज़ को जानने की, तब तक हम क्या कर सकते, तब तक हम अपने आप की जो हमारे अंदर चीज़ें चल रही है उसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, लर्निंग के लिए ना, जानने के लिए सीखना। जब हम जानने के लिए सीखने की बात करते हैं कि हमने क्या जानना है, तो कैसे जानना है, पहले तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। क्यूरियोसिटी होने के बाद हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, क्या है इसके पीछे का कारण, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, मेमोरी स्किल होनी चाहिए कि हम उसको रिजेंबल भी कर सकें कि हमने पहले कभी ये चीज़ पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो उससे कैसे रिलेट कर रही है, तो वो क्या हो जाती है, आपकी मेमोरी स्किल हो जाती है। अगर हम बात करें एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल की, तो एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा कौन सा लर्निंग का पिलर आ जाता है, तो टू डू की बात हम जहाँ करते हैं, जहाँ हम रियल सिचुएशन की बात करते हैं, जहाँ हम आउटकम की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ही हमारी क्या आ जाती है, एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द 4 पिलर ऑफ लर्निंग शुड ऑलवेज बी गिवन एम्फेसिस इन टीचिंग। अब शिक्षण के सीखने के 4 स्तंभों में से किस पर हमेशा जोर दिया जाता है। अब हमने जब यूनेस्को द्वारा दी गई थी हमारे पास पिलर्स ऑफ लर्निंग, उसके अंदर हमने 4 पिलर्स की बात की थी, तो उसमें से इन चारों पिलर्स में से सबसे मेन कौन सा पिलर है, ठीक है, शिक्षण में सीखने के 4 स्तंभों में से किस पर हमेशा जोर दिया जाता है, क्यों सीखना है हमने ये सारी चीज़ें, इसका क्या एंड रिजल्ट होगा, तो उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका लर्निंग टू डू यानी कि करने के लिए सीखना। सेकंड है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। थर्ड है आपका लर्निंग टू लिव टुगेदर यानी कि मिलजुल कर रहने के लिए सीखना। एंड फोर्थ है आपका लर्निंग टू बी यानी कुछ बनने के लिए सीखना। तो क्या गोल हो सकता है हमारा, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर रहने के लिए सीखना। तो हम क्यों हम शिक्षा लेते हैं, ताकि हम क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव वे में रह सके, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर सके, है ना, एक दूसरे के जो हमारी मान्यता है उनको समझ सके, इंटरेक्ट कर सके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग टू लिविंग टुगेदर के लिए ही हम जोर देते हैं। हम सीखते क्यों है, करने के लिए सीखना, क्या सीखना, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम सीखेंगे, है ना, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट हम अपने अंदर लाएंगे। फिर है लर्निंग टू नो, नो का मतलब हो गया कि जानना, कि जानने के लिए सीखना, क्या जानना है हमने, स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, इसके साथ साथ हमने बेसिक एजुकेशन के बारे में जानना है, प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में जानना है, न्यूमेरिक्स के बारे में जानना है, लिटरेसी के बारे में जानना है, लाइफ स्किल्स के बारे में जानना है। जब ये चीज़ों का हमें पता होगा, है ना, फॉर्मल या इनफॉर्मली, जब भी हमारे पास तजुर्बा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी हमारे अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, कम्युनिकेशन होगी, तो उसी के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, अपने जो विचार है चीज़ों के ऊपर दे सकते हैं। अगर हम लर्निंग लिव
टुगेदर की बात करें तो अभी मैंने आपको समझाया कि जहाँ पर हम कोऑपरेटिव मैनर में रहते हैं ताकि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स है किसी अदर कंट्री के साथ वो भी रिजॉल्व हो सके और साथ ही साथ हमारे आस पड़ोस में भी अगर कभी कन्फ्लिक्ट्स है तो वो भी दूर हो सके। फिर है आपका लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी का क्या मतलब है कि अपने बारे में जानने के लिए कि हमारी क्या वैल्यूज़ है, क्या एटीट्यूड्स है, क्या बिलीव्स है, हम कितने सेल्फ अवेयर है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या हो जाती है, हमारी लर्निंग होती है। बट हम जो इन तीनों चीज़ों को अगर देखें कि हम क्यों सीख रहे हैं ना, क्यों जान रहे हैं, या हमने क्या करना है, हमने क्यों अपने अंदर वैल्यूज़ लानी है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हमने क्या करना है, अपनी सोसाइटी में मिलजुल कर रहना है। अपने जो कोऑपरेट करने की हमारी एक स्किल होती है उसको डेवलप करना है, अपने कन्फ्लिक्ट्स को डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो यही हमारा मेन काम हो जाता है शिक्षण में सीखने के 4 स्तंभों में से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ फॉलोइंग्स नॉट indicate the pillar of learning content in the UNESCO report 1996 लर्निंग द ट्रेजर विद इन। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को रिपोर्ट 1996 में शामिल सीखने के स्तंभ को इंगित नहीं करता है। तो आपको पता है जो यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी 1996 के ऊपर, उसी में ही कुछ लर्निंग पिलर्स की बात की गई थी। तो हमने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि इसके लिए डिलोर कमीशन 1996 आया था, है ना। उसमें बहुत कुछ बताया था, एजुकेशन के रूल क्या होने चाहिए या 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन है वो कैसे चलनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से बात की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो एक एजुकेशन का पैटर्न है वो सारे वार्ड में क्या होना चाहिए, इक्वल, एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमारे को बेसिक नॉलेज का भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी किस्म में बात की गई थी। जो आपकी एक रिपोर्ट आई थी लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इसमें इसकी बात की गई थी। तो ये रिपोर्ट का नाम था वहाँ पर। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो पिलर है उसमें शामिल नहीं था। फर्स्ट है आपका लर्निंग टू नो, सेकंड है लर्निंग टू बी, थर्ड है लर्निंग टू डू, फोर्थ है लर्निंग टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमने बात की थी कि जो हमारे 4 पिलर्स है वो कौन कौन से हैं। लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू यानी कि करने के लिए सीखना, और लास्ट जो हमारा था वो क्या था, वो था हमारा लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के कल्चर को समझना है, तो हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये कुछ एक पिलर्स थे जो कि 1996 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी लर्निंग द ट्रेजर विद इन, उसके अंदर कही गई थी। ठीक है, तो इसको किसने बताया था, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो फ्रांस के हम कह सकते हैं ना, फ्रांस से संबंध रखते थे। उनका नाम क्या था, डॉलर उनका नाम था। तो उन्हीं के नाम पर क्या था, इस कमीशन को रखा गया था। तो उन्होंने ही ये रिपोर्ट दी थी और उसके अंदर उन्होंने 4 पिलर्स की बात की थी। ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ द की कंसेप्ट ऑफ डॉलर कमीशन। अभी मैंने आपसे डॉलर कमीशन की बात की थी। तो फर्स्ट है लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, लर्निंग थ्रू मेमोरी, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, फोर्थ है ए एंड फर्स्ट एंड 3 बोथ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, 1 एंड 3 बोथ। अगर हम बात करें डॉलर कमीशन की मेन की कंसेप्ट इसके क्या थे, तो इसके मेन की कंसेप्ट यही थे कि लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, की हमने अपने पूरे जीवन भर सीखना है, बर्थ से डेथ तक हम क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर है लर्निंग थ्रू मेमोरी, तो ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब हम क्या करते हैं अपनी स्मृति यानी हमारी जो स्मृति करने याददाश्त होती है उसके बेसिस पर हम सीखते हैं चीज़ों को या रिकॉल करते हैं चीज़ों को। तो मेमोरी हमारी फॉरगेटिंग से रिलेटेड हम होती है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फिर है आपका 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, तो ये क्या था, इनका एक की फैक्टर था या की कंसेप्ट था। इन्होंने 2 कंसेप्ट की बात की थी, एक लर्निंग थ्रू आउट लाइफ एंड द पिलर ऑफ एजुकेशन। हमने पिलर्स की बात अभी की थी, 4 पिलर्स की इन्होंने बात की है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है क्वेश्चन इसका 4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग टू डू इंक्लूड्स। अब है कि करके सीखने से संबंधित क्या है। हमने लर्निंग टू नो, है ना, लर्निंग टू डू, और इसके साथ साथ हमने लर्निंग टू बी एंड द लर्निंग लिव टुगेदर की बात की थी। तो अगर मैं बात करूँ आपसे उसमें से कि लर्निंग टू डू क्या इंक्लूड करता है, तो ये डील किसके साथ करता था, तो ये डील करता है हमारी रियल सिचुएशन के साथ, टीम वर्क के साथ, है ना, कि हमने काम करना है, कैसे करना है ना। इसके अंदर हमारी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट होती है, वोकेशनल स्किल की डेवलपमेंट होती है, एडेप्टेबिलिटी हम इसमें सीखते हैं, इनिशिएटिव लेना हम इसमें सीखते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो किसके अंदर आ जाते हैं, लर्निंग टू डू के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट, सेकंड है आपका प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, थर्ड है आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हमारे सारे ही आ जाते हैं,
क्योंकि लर्निंग टू डू के अंदर क्या आता है, लर्निंग टू डू के अंदर हमारी मैक्सिमम वोकेशनल चीज़ें आ जाती है, ठीक है। वोकेशनल से रिलेटेड चीज़ें हो गई हमारी, स्किल से रिलेटेड चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये क्या है, स्किल है। प्रैक्टिकल डेवलपमेंट क्या हो गया, व्यवहारिक, यानी कि वोकेशनल चीज़ें जिसमें हम सीखते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी क्या होगी कि हमने अपनी किसी वोकेशन पे एक महारत हासिल करनी है ना, कोई स्किल सीख ली तो वो क्या कर सकता है, हमारी लर्निंग से संबंध रखता है ना, कि हमने क्यों सीखना है, क्योंकि हमने क्वालिफाई बनना है, अपने लिए ऑक्यूपेशन लेनी है, ठीक है, और अपने अंदर एफिशिएंसी लानी है। तो इसलिए लर्निंग टू डू पिलर जो है उसका मतलब यहाँ पर ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइप ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। अब सीखने के वातावरण के कितने प्रकार होते हैं। सीखने के वातावरण के बारे में मैंने आपको जब डिटेल में करवाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 4, सेकंड है 3, थर्ड है 5, फोर्थ है 2। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं। तो ये मैंने आपको कब बताया था, जब हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। एक हमने बात की थी लर्नर सेंटर्ड की, दूसरी हमने बात की थी नॉलेज सेंटर की, थर्ड हमने बात की थी असेसमेंट सेंटर की, फोर्थ हमने बात की थी कम्युनिटी सेंटर की। अच्छा, अगर हम बात करें लर्नर सेंटर की, तो लर्नर के आसपास जितना भी हमारा लर्निंग चलेगा, तो हमारी लर्निंग किसके आसपास चलनी चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, बच्चों को ध्यान में रखते हुए। फिर नॉलेज के बाद के क्या की थी हमने, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर फोकस करते हैं, नॉलेज कैसे लेनी है ना, नॉलेज के हमने कैसे बच्चों तक पहुँचाना है, इसकी बात हम जब करते हैं। फिर मैंने असेसमेंट की बात की थी, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ फीडबैक पर फोकस करते हैं या असेसमेंट पर फोकस करते हैं। कम्युनिटी सेंटर की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर हम वर्क टुगेदर की बात करते हैं कि साथ में मिलजुल कर कैसे काम करना है। तो ये सारे कुछ एक एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पर लर्निंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूड, सीखने के वातावरण में शामिल है। फर्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है आपका टीचर, थर्ड है आपका करिकुलम, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या आ जाता है, स्कूल्स के अंदर जितने भी हमारे क्लासरूम का मटीरियल होता है ना, हमारे डेस्क आ गए या हमारी लाइटनिंग आ गई, लाइट की प्रॉपर सुविधा है या नहीं है ना, हम कैसे पढ़ा रहे हैं ना, इस तरह से प्रॉपर स्पेस है क्लासरूम में या नहीं है, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। फिर है टीचर, तो टीचर क्या है, टीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर ही एक लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाता है। टीचर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, फ्रेंडली होना चाहिए। अगर टीचर फ्रेंडली होगा तभी बच्चे इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएंगे ना, फिलोसफर की तरह होना चाहिए, फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए, है ना, रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। तो टीचर से ही क्या बनता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनता है। फिर है करिकुलम, करिकुलम के अंदर क्या आता है, हमारा पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम भी तो होना चाहिए, सीखने के लिए हमने सीखना क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने बच्चों को क्या करवाना है। करवाने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा करिकुलम क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो इसलिए करिकुलम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू बैरन हर्बर्ट 4 पिलर ऑफ लर्निंग। बैरन हर्बर्ट के अनुसार सीखने के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका नॉलेज, सेकंड है आपका स्किल, थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। जब हमने बैरन हर्बर्ट की बात की थी तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी सबसे पहले आपके 4 पिलर ऑफ लर्निंग की बात की थी। तो इन्होंने बात की थी नॉलेज की, नॉलेज मतलब ज्ञान की। फिर उन्होंने बात की थी कौशल की, कौशल यानी कि स्किल की, और इन्होंने बात की थी अंडरस्टैंडिंग की, समझ की। और इनका जो 4th पिलर था वो था आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड यानी कि इनबॉर्न पोटेंशियल की क्षमता कितनी है, पोटेंशियल कितना रखता है एक इंसान कुछ करने के लिए। अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज के अंदर हमारा क्या आ जाता है, जब हमने कहाँ से कोई ज्ञान लिया, ज्ञान कैसे लिया, हमने कोई चीज़ देखी, थोड़ी बहुत देखी, उसको हमने क्या कर दिया, अपने अंदर इनकलकेट कर दिया कि ये है इसके अंदर। फिर हमने स्किल क्या हो गया, आपने ज्ञान ले लिया, ज्ञान के बाद अब क्या करना है, अपने स्किल यानी कि कौशल करना है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। फिर है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसके बीच की बात होती है, नॉलेज एंड स्किल के बीच की बात होती है। फिर ठीक है, जब हम किसी चीज़ का ज्ञान लेंगे, ज्ञान के बाद हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे भी तो है ना, कि हमने क्या देखा क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ, है ना, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसके ऊपर एक समझ बनाई। जब हमने समझ बनाई तो समझ के बाद हमने उसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने को ही हम स्किल कहते हैं। तो आपको ये यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो इन्होंने क्षमता की बात की थी,
या पोटेंशियल की बात की थी कि आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, किसी काम को करने का एक पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अब पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में तो क्या होगा कि उसमें आप एक अच्छी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में जाकर। तो आई होप आपको इसके साथ पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। और इसी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहना और जो भी आप ये एग्ज़ाम की तैयारी करें उसको करते रहना, क्योंकि क्या हो जाता है कई बार हम सोचते हैं कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या वास्ट सिलेबस है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती है। बट ये सारी चीज़ें क्या होती है, इस सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हमने क्या करना है कि स्मार्ट तरीके से हमने स्टडी करनी है। आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़े बहुत स्लॉट्स बना सकते हो, जैसे कि आपने देख लिया कि ये मेन टॉपिक है, ये इससे इतना इतना आता है, वेटेज के हिसाब से आपने देख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम में पढ़ना है। तो अब आपको साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। तो आई थिंक आपको पूरा ही समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ आप मोटिवेट रहना ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाओ एग्ज़ाम में और अच्छे से आप एक पोस्ट अपनी जो है पक्की कर पाओ या अपनी जो सीट है वो पक्की कर पाओ एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।